तो सबसे पहले है हमारा फल यानी कि फ्रूट, ठीक है। तो हमने जब बात करी थी मैच्योरेशन की, तो इस तरीके से क्या था, ये संरचना हमने देखी थी। तो ये जो है, ठीक है, ये हमारा क्या था, ये तो था ओव्यूल, ठीक है, ये था ओव्यूल और ये थी ओवरी यानी कि अंडाशय, है ना, अंडाशय, और ये था हमारा ओव्यूल यानी कि बीजांड, ठीक है। अब जो ओव्यूल है, बीजांड है, ये मैच्योर होके क्या बनाता है, सीड बनाता है, और जो ओवरी है ये मैच्योर होके क्या बनाती है, फ्रूट। हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, एनसीईआरटी में आपके दे रखा है ये चीज और नीट में पूछी जाती है कि जब हमारा ओव्यूल मैच्योर हो जाए, है ना, जो बीजांड मैच्योर होने के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया करने के बाद क्या करता है, कैसे उसमें चेंजेस आते हैं। तो जो ओव्यूल है वो हमेशा बीज में बदल जाता है, सीड में बदल जाता है, और जो अंडाशय है, ओवरी है, वो हमेशा फ्रूट में तब्दील हो जाती है। क्लियर हो गया। तो फल क्या है, पुष्पीय पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है, अभिलक्षण गुण है, और यह एक परिपक्व अंडाशय होता है। क्या होता है, देखो आ गया ना, मैच्योर ओवरी होती है यानी कि परिपक्व अंडाशय होता है। कौन, फल। आपसे पूछा जा सकता है फल क्या है, तो आप सीधा सीधा लिखोगे परिपक्व अंडाशय, मैच्योर ओवरी होती है, ठीक है, जो निषेचन के बाद विकसित होती है, यानी कि रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, है ना, रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया के बाद में जब ओवरी परिपक्व हो जाती है तो वो फल का निर्माण करती है। आया समझ में। अनिषेकी, जब फल जो है बिना निषेचन की क्रिया के बन रहा है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हमने बोला अभी निषेचन की क्रिया के बाद बन रहा है, लेकिन बिना निषेचन की क्रिया से भी फल बन रहा है, तो हम उसको बोलेंगे अनिषेकी, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्थोजेनेसिस, ठीक है। पार्थोजेनेसिस के नाम से आपसे पूछा जा सकता है, पार्थोजेनेसिस क्या है, तो जब फल जो है बिना निषेचन की क्रिया के, बिना फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बन रहा है, तो वो कहलाता है हमारा अनिषेकी। क्लियर हो गया। प्राय फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति के बीज होते हैं, मतलब जो फल होता है उसमें भित्तियां बनी होती है, कार्पल्स होती हैं। तो फल भित्ति शुष्क अथवा गुदेदार हो सकती है। जो बाहरी भित्ति होती है वो बेसिकली जो होती है शुष्क होती है, जो अंदर का जो पार्ट होता है वो गुदेदार होता है। हम देखते हैं आगे। तो जब फल भित्ति मोटी और गुदेदार होती है तो उसमें एक बाहरी भित्ति होती है जिसको हम बाहरी फल भित्ति कहते हैं, ठीक है। बाहर की तरफ यदि है तो उसको हम बोलते हैं एपिकार। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल बताती हूं, ठीक है, ये हमारा मैंगो है, ठीक है। मैंगो में जो बाहर की सबसे ज्यादा लेयर है, आउटर लेयर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एपिकार्प। इंग्लिश में बोलते हैं एपिकार्प, भारे भित्ति। क्या बोलेंगे, भारे भित्ति। फिर अंदर का जो पार्ट है, ये जो मध्य वाली भित्ति है, उसको बोलेंगे मिडल कार्प। क्या बोलेंगे, मिडल कार्प। और जो अंदर का है वो बिल्कुल हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा एंडोकार्प। क्या हो जाएगा, एंडोकार्प। जो सबसे अंतः भित्ति है वो आएगी हमारी एंडोकार्प में, ठीक है। मीजोकार्प, इसको मिडिल कार्प भी बोल सकते हैं या फिर मीजोकार्प भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारी क्या होगी, भित्ति हो गई। इनके मध्य में मध्य फल भित्ति होती है, भीतरी होती है जिसको हम अंतःफल भित्ति कहते हैं। तीन तरह की भित्ति हो गई, बाहरी भित्ति, मध्य भित्ति और अंतः भित्ति, जिसको हम एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प बोल रहे हैं। अंदर यानी एंडो, एपी यानी बाहर, और बीच में जो हुई मीजो यानी कि मिडल वाली। आया समझ में। आम तथा नारियल में फल के अपन देख रहे हैं, तो ये देखो एपिकार्प, फिर अंदर का जो गूदेदार भाग है वो मीजोकार्प, जो अंदर का जो सीड है और सीड की जो बाहर की भित्ति है वो है एंडोकार्प। आया समझ में भाई। जो ये सीड है, हाँ या ना, बीज है ना, और बीज के ऊपर जो ये भित्ति है वो हो जाएगी हमारी एंडोकार्प, और ये जो आम का गुदेदार पार्ट है वो हो जाएगा मीजोकार्प, और जो बाहर वाला जो सतह होती है जिसको हम छिलका बोलते हैं, पील ऑफ कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकार्प। तो आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आम का हम कौन सा भाग खाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, मीजोकार्प। मीजोकार्प खाते हो आप, ठीक है। एपिकार्प हम हटा देते हैं, गूदेदार जो है मीजोकार्प वो अपन इनटेक करते हैं, हाँ या ना। क्वेश्चन आ सकता है नीट में,
ठीक है। ये फल एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं और इनमें एक बीज होता है, एक ही बीज होता है। आम में फल भित्ति, भारे फल भित्ति गूदेदार, खाने योग्य कौन सी होती है, मध्य फल भित्ति यानी कि मीजोकार, और भीतरी जो है जो वो होगी पथरीली अंतःफल भित्ति जो होती है, जो हार्ड होती है, जिसमें सीड्स बनते हैं, है ना। नारियल में मध्य फल भित्ति जो होती है तंतुमयी होती है यानी कि फिलामेंटस होती है, रेशे होते हैं उसमें। बीज, अब हम बात कर रहे हैं सीड के बारे में, ठीक है। जो सीड्स है वो किससे बन रहे हैं बच्चों, मैच्योर ओव्यूल से, यानी बीजांड से जो मैच्योर हो जाएगा आफ्टर निषेचन, वो क्या कहलाएगा, हमारा सीड या फिर बीज, ठीक है। बीज की हमने बात करी थी, तो बीज हमेशा कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मोनोकोटिलेडन एंड डायकोटिलेडन, मोनोकोट और डायकोट, ठीक है। उनकी जो पत्र होते हैं उसके आधार पे निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाता है, यानी मैच्योरेशन स्टेज हो गई। बीज में प्राय एक बीजावरण होता है और भ्रूण बनाता है। देखो बच्चों, जैसे मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूं, ठीक है। इस तरह का डायग्राम हम देख रहे हैं। अब ये होता है, जो ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों, ये होता है हमारा माइक्रोफाइल, ठीक है। माइक्रोफाइल यानी कि बीजांड द्वार। बीजांड द्वार कब होता है, जहां पर 3 कोशिकाएं हो और 3 कोशिकाओं में 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका। ये जो 2 हैं वो है सहायक कोशिका, ठीक है, और जो एक बीच वाली कोशिका है वो है अंड कोशिका। कैसी हो गई, अंड कोशिका। और ये जो द्वार है ये होता है बीजांड द्वार, माइक्रोफाइल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि जो पराग नलिका आएगी, पोलन ट्यूब आएगी, वहीं से परागकण आएंगे और यहाँ पर फ्यूज करेंगे बीजांड द्वारी से, हाँ या ना। तो यहाँ पर फ्यूज करेंगे अंड कोशिका से और क्या बना लेंगे, एक युग्मनज बना लेंगे, 2n बना लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये जो भाग है वो हम बोलते हैं चलाजा, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निभाग। क्या कहते हैं, निभाग। निभाग की तरफ जो 3 कोशिकाएं होती है ये कहलाती हैं प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। ये आपको टफ इसलिए लग रहा होगा क्योंकि अभी तक ये 12th का है, ये 12th में है। आप देखना चाहे तो मैं पढ़ा चुकी हूँ 1st और 2nd चैप्टर, उसके अंदर ये पूरा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप उधर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन समझने के लिए थोड़ा तो समझ लो कि एक बीजांड की जो संरचना है जो आगे जाके बीज बनाता है, ठीक है, उसमें 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, एक बाहरी अध्यावरण और एक अंतः अध्यावरण, ठीक है। ये अध्यावरण क्या करते हैं, जो बीज होता है बच्चों, ठीक है, बीज के जो बाहर एक बाहरी आवरण होता है उसको हम बोलते हैं टेस्टा। पूछा जाता है बाहरी अध्यावरण से जो बीज की बाहरी आवरण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टा, और जो अंदर का होता है उसको हम बोलते हैं टैगमेन। क्या बोलते हैं, टैगमेन। ये क्या है, हमारा सीड है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, जो आपकी बुक में नहीं दे रही होती है। तो ये बीजांड की संरचना थी, बीजांड जो आगे जाकर के बीज बनाता है, ये अभी आप पढ़ोगे, ये माइक्रोफाइल, ये चलाजल जो है ये आप पढ़ोगे जब हम बीज पढ़ाऊंगी ना मैं आपको, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, तब, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है। और जो सीड है, सीड की जो 2 लेयर बन रही है, एक जो बन रही है वो बाहरी आवरण है, उसको हम टेस्टा कहेंगे। बीज के बाहरी आवरण को, बाहरी त्वचा को हम टेस्टा कहेंगे और अंतः त्वचा को हम टैगमेन कहेंगे, जो कि निषेचन के फलस्वरूप से बीजांड, जो बीजांड होता है उसमें मैच्योरेशन होता है, परिपक्वता आती है और उसके जो अध्यावरण होते हैं वो इनमें परिवर्तित करते हैं, ठीक है। आया, तो भ्रूण में एक मूलांकुर और भ्रूणीय अक्ष तथा एक क्या होता है, जैसे कि यदि एक अक्ष होगा तो क्या कहलाएगा, गेहूं मक्का, यानी कि एक बीजपत्री। यदि 2 होंगे तो उसको हम बोलेंगे डायकोटिलेडन, यानी कि द्विबीजपत्री। आया समझ में, जैसा कि डायग्राम देखने को मिल रहा है आपको। अब हम इसको इंडिविजुअल पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन डायकोटिलेडन, यानी कि द्विबीजपत्री की संरचना क्या है। तो बीज की बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, बीजावरण, जैसा कि अभी हमने बात करी थी। वहां पर बीजावरण की 2 सतह होती हैं। बाहरी सतह को बीजचोल, जो बाहरी सतह है उसको हम क्या बोल रहे हैं, बीजचोल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। और अंदर की सतह को टैगमेन कहते हैं। अभी मैंने आपको समझाया
बीज पर एक शत चिन्ह की तरह ऊर्ध्व होता है। जो बीज है वो एक शत चिन्ह की तरह ऊर्ध्व स्थिति में होता है, जिसके द्वारा जो बीज है वो फल से जुड़ा रहता है और इसको हम कहते हैं नाभिक। यानी कि वो जो चलाजा मैंने बताया था नाभिक से जुड़ा रहता है, अभी मैं इसमें भी बताऊंगी आपको। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर एक छिद्र होता है, ठीक है, माइक्रोफाइल, ठीक है, माइक्रोफाइल पोर्स होते हैं जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। आपको बताया था मैंने ये भी। बीजावरण, जो बीजावरण है उसको हटाने के बाद हमें क्या दिखाई देता है? भ्रूण दिखाई देता है। एक बार हम डायग्राम पे आएंगे बच्चों, इधर देखो जो डायग्राम है हमारा ये जो है, ठीक है, एक बार मैं कलर चेंज कर लूं। तो ये जो है यहाँ पर द्विबीजपत्री की बात करें तो हमारे पास दो पत्र हैं, ये हमारे क्या है? दो बीजपत्र हैं। समझ में आ रहा है? अब ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम बोलेंगे प्लोम्यूल। तो जब मैंने प्लोम्यूल आपको पढ़ाया था तो प्लोम्यूल से हमेशा क्या बन रहा था बच्चों? शूट बन रहा था, हाँ या ना? शूट बना रहा था, तना स्टेम बना रहा था, याद आ रही है? और जो रेडिकल है, ठीक है, ये क्या है? मूलांकुर। ये क्या है? प्रांकुर। मूलांकुर क्या है? हमेशा मूल का निर्माण करता है। किसका? मूल का। तो रेडिकल से हमेशा क्या बन रही है? मूल बन रही है। और ये देखो, आप देख सकते हो सीड कॉट है, ये किसका है? हमारे चने का उदाहरण है। तो चने में आपको ये दिख रहा है, ये हमारा हाइलम है और ये माइक्रोफाइल जो कि बीजांड द्वार है जहां से कि पोलन ट्यूब आकर के क्रॉस करता है। आया समझ में? इसी तरीके से भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और दो गुदेदार बीजपत्र होते हैं। एक भ्रूणीय अक्ष होता है और एक बीज जो होता है हमारा गुदेदार अक्ष होता है। और बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित होता है। जो बीज पत्र है, जो कॉटिलेडन्स होते हैं, भाई चने का हम क्या खाते हैं? वही तो खाते हैं, बीज पत्र ही तो खाते हैं, हाँ या ना? तो उसमें क्या होगा? भोजन संचय, यानी कि प्रोटीन होगा, विटामिन्स होंगे, हाँ या ना? वो सब चीजें उसमें मिलेगी। अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर यानी कि रेडिकल, क्या कहा? मूलांकुर यानी कि रेडिकल, ताकि याद रहेगा आपको। और जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम प्रांकुर यानी कि प्लूम्यूल कहेंगे। और प्लूम्यूल आगे जाके क्या बनाती है? स्टेम बनाती है। भ्रूणपोष, देखो एक होता है एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म जो है बच्चों, एंडोस्पर्म में क्यों बता रही हूं? इस तरीके से, ठीक है। ये एंडोस्पर्म हमेशा 3n होती है। जब आप 12th में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अब क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, समझने वाली बात है बच्चों, ठीक है। ये बीजांड के अंदर की संरचना है, बीजांड के अंदर की। अभी मैंने बताई थी ये दो सहायक कोशिका और ये अंड कोशिका, ठीक है, ये मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। ये जो है वो कौन सा है? यहाँ पर प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। अब क्या होगा? ये है हमारा बीजांड, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बीजांड है। अब क्या होता है? यहां से पोलन ट्यूब आएगी, मान लो ये पोलन ट्यूब आ गई, ठीक है। तो पोलन ट्यूब जब अंड कोशिका, ये जो परागकण है, ये परागकण क्या होगा? जब अंड कोशिका से विभेदित होगा, फ्यूज होगा, तो ये क्या बनाएगा? 2n। लेकिन जब ये एक परागकण इस वाली द्विकेंद्रक से, इसको कहते हैं द्विकेंद्रक, ठीक है, द्विकेंद्रक से फ्यूज होगा, तो भैया एक n ये रहा, एक n ये रहा और एक n ये रहा, तो कितने बन गए? 1 2 3, 3n बन गए। और ये 3 के फलस्वरूप क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष। और ये भ्रूणपोष क्या करता है? जो भ्रूण बनता है उसको पोषण प्रदान करता है। वापस बता रही हूँ, आराम से बता रही हूँ, सांस ले लो, ठीक है, मैं भी ले लेती हूँ। क्या हुआ कि देखो भ्रूणपोष 3n की एक क्या होती है? जो 3n बनता है। 3n कैसे बनता है बच्चों? बीजांड होता है, ठीक है, ये बीजांड की संरचना है। बीजांड में आपकी जो 3 कोशिकाएं नीचे होती है, जो बीजांड द्वार की तरफ होती है, माइक्रोफाइल की तरफ होती है, वहां पर क्या होता है? एक अंड कोशिका होती है, 2 सहायक कोशिका होती है, यानी 3 कोशिकाएं। तो अंड कोशिका से एक परागकण जाएगा, फ्यूज करेगा, तो यहाँ पर बनाएगा 2n, जिसको आप बोलते हो युग्मनज। क्या बोलते हो? युग्मनज, ठीक है। और एक बार क्या होता है? 2 परागकण आते हैं, एक परागकण तो उसके पास गया, ये भी n था, ये भी n, बन गया 2n। यहाँ पर n है, एक परागकण है, n से अपन डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर एक n है, यहाँ पर ये द्विगुणित है। जब आप मेरा 12th का एक बार लेक्चर देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12th भी तो पढ़नी है, एक बार लेक्चर देख लोगे आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, 2n है, 2n से एक n और मिल गया, कितने बन गए? 3n।
तो 3 एंड मिलकर के आगे जाके भ्रूणपोष बनाते हैं, और यही भ्रूणपोष जो एंडोस्पर्म है वो क्या करता है, भ्रूण को प्रोवाइड कराता है, क्या, उसको अपना पोषण प्रोवाइड करता है ताकि वो आगे जाकर के ग्रोथ कर सके। तो भोजन संग्रह करने वाला उत्तक है जो कि निषेचन के परिणाम स्वरूप बनाया, हाँ या ना। चना से मटर में भ्रूणपोष पतला होता है, जो एंडोस्पर्म है चना मटर में कैसा होता है, पतला होता है, इसलिए इसे अभ्रूणपोषी भी कहते हैं, जबकि अरंड में ये भ्रूण गुदेदार होता है जिसको हम भ्रूणपोषी कहते हैं। ठीक है, फिर हम क्या बोल रहे हैं, एक बीजपत्र की संरचना। ये हमने डाइकोटाइलेडन देखा, एग्जाम्पल चना मटर। अब जो हम देख रहे हैं एक बीजपत्री की संरचना, इसमें क्या होता है, एक बीजपत्री में बीज भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन उनमें कुछ अभ्रूणपोषी भी होते हैं, जैसे कि पतला होगा तो अभ्रूणपोषी, गुदेदार होगा तो भ्रूणपोषी। ठीक है, उदाहरण आर्किड। अनाज के बीजों में जैसे मक्का में जो बीजावरण है वो झिल्लीदार व फलभित्ति से संगलित होती है। ठीक है, भ्रूणपोष स्थूलीय होता है, भोजन का संग्रहण करता है। भ्रूणपोष कैसा होता है भाई, अभी मैंने बताया ना, एंडोस्पर्म में क्या हो रहा है, पोषण हो रहा है, तभी तो भ्रूण को मिलेगा, हाँ या ना। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण के एक प्रोटीनी सतह होती है जिसको हम एलिरोन कहते हैं। बच्चों देखो, ये जो इस तरीके से यहाँ पर देख लो, है ना, ये डायग्राम दिख रहा है, कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, एक मिनट रुको, अच्छे से समझ लो बच्चों। डायग्राम आ गया ना, फिर कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं आएगी। ये डायग्राम है, ठीक है। यहाँ देखो, ये मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो ग्रास का लिया, आपकी बुक में भी घास का ही एग्जाम्पल है। तो घास, एक क्वेश्चन फटाफट लिखो कॉपी में। एक क्वेश्चन है कि एक बीजपत्री पादप जो है उसके अंदर घास का एग्जाम्पल लिया है। घास के जो एंडोस्पर्म है, घास का जो एंडोस्पर्म है उसको आप क्या बोल रहे हो, स्कैट्यूलम। क्या बोल रहे हो, यहाँ लिख देती हूँ स्पेलिंग SCUTELM। ठीक है, ये नीट में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, नीट में पूछा जाता है कि जो घास का भ्रूणपोष एंडोस्पर्म है उसको क्या बोलते हैं, स्कैट्यूलम। ठीक है, यानी कि बीज को क्या बोलते हैं, स्कैट्यूलम बोलते हैं। और जो बाहर का जो आवरण दिख रहा है, ठीक है, ये एल्यूरोन लेयर की बनी होती है। क्या बनती है, एल्यूरोन लेयर। पूछा जाता है जो एल्यूरोन लेयर है वो क्या होती है, ये प्रोटीन की बनी हुई होती है और ये इसको पोषण प्रदान कराती है। ठीक है, भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण के एक प्रोटीनी सतह पर अलग होती है जिसे हम एल्यूरोन सतह कहते हैं। आया समझ में, एल्यूरोन सतह। फिर भ्रूण आकार में क्या होता है, छोटा होता है। भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होते हैं। अब एक बार मैं डायग्राम समझाना चाहती हूँ, तो डायग्राम आप एक बार यहाँ देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये तो एल्यूरोन हो गया बाहर का, एंडोस्पर्म हो गया जहां से आपको भ्रूण का लिए पोषण मिल रहा है, ये एंडोस्पर्म हो गया यानी भ्रूणपोष। फिर है स्कैट्यूलम, हमने कहा बीज को। अब यहाँ पर आप देख रहे हो बाहर वाला जो ये सुरक्षा दे रहा है, तो यहाँ की तरफ जो बनेगा ना बच्चों, ये प्लूम्यूल बनेगा। क्या बनेगा, प्लूम्यूल। प्लूम्यूल यानी कि प्रांकुर, यहाँ लिख देती हूँ, है ना, समझ में आ जाएगा इंग्लिश में भी। हिंदी में है प्रांकुर। प्रांकुर हमेशा क्या बना रहा है, शूट, हाँ या ना, तना बना रहा है। फिर हमने बोला यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट है ये क्या बना रहा है, हमेशा मूल बना रहा है, हाँ या, क्योंकि ये मूलांकुर है। मूलांकुर को एक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। मूलांकुर जो है उसको एक सुरक्षा प्रदान कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कोलेराइजा। ये बिल्कुल पूछा जाता है नीट में कि कोलेराइजा क्या है। कोलेराइजा क्या है, कोलेराइजा जो कि रेडिकल को क्या दे रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है। और कोलेप्टाइल क्या है, कोलेप्टाइल हमेशा जो प्लूम्यूल होता है, प्रांकुर होता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। आया समझ में, देखो दो टर्म्स हैं, एक तो है कोलेराइजा, एक है कोलेप्टाइल। कोलेराइजा हमेशा जो हमारी मूलांकुर होगा उसको सुरक्षा प्रदान करेगी, और जो कोलेप्टाइल है वो हमेशा शूट वाले को, यानी कि जो हमारा प्लूम्यूल है, प्रांकुर है, उसको प्रोटेक्शन देगा। आगे इसका समझ में आ गया आपको डायग्राम। अब इसमें एक बड़ा व ढलाकार बीजपत्र होता है जिसको स्कैट्यूलम कहते हैं। अभी मैंने पूछा था स्कैट्यूलम क्या है, एक बड़ा तथा ढलाकार बीजपत्र होता है। तो जो ग्रास का बीजपत्र होता है उसको क्या कहते हैं, ये ग्रास का एग्जाम्पल है। मैं पेन भी चेंज कर रही हूँ फटाफट, ठीक है, 2 मिनट दो मुझे, कलर चेंज कर लूँ, ये लो, ठीक है। तो ग्रास में एक ढलाकार बीजपत्र होता है, इसको स्कैट्यूलम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें एक छोटा अक्ष होता है जिसमें प्रांकुर
अभी बताया था प्लोम्यूल, और मूलांकुर होता है यानी कि रेडिकल। प्रांकुर तथा मूलांकर को एक चादर यानी कि वही कॉलेप्टाइल और कॉलेराइजा ढके होते हैं, जिसको क्रमशः प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल, यानी कि यहां आ जाएगा आपका कॉलेराइजा, कोलियोराइजा, और यहां पर आ जाएगा आपका कॉलेप्टाइल। ठीक है, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। आ गया समझ में?